हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बच्चों। आज हमारा टेक्स्ट के हिसाब से लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि जो हमारी बुक्स हैं वो हमारी सारी एंड हो जाएंगी आज, क्योंकि पहले हमने पोएम्स का पोर्शन शुरू किया, फिर हमने प्ले स्टार्ट किए। प्लेस के बाद आज हमारा लास्ट प्ले है, और लास्ट प्ले के बाद इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे अपने ग्रामेटिकल पोर्शन पे, जो कि यूज ऑफ वर्ब के हवाले से टेंसेस का पोर्शन होगा। पंक्चुएशन भी अब तक मैं आपको करवा चुका हूं कवर। तो बच्चों आज हमारा लास्ट टॉपिक है बुक 3 का प्ले नंबर 2 बनेगा जी। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक 2 प्ले होंगे हमारे, दूसरा और तीसरा। थर्ड प्ले मैंने आपको पहले स्टार्ट करवाया क्योंकि वो थोड़ा लेंथी था, और आज हम सेकंड प्ले स्टार्ट करेंगे जी। इंग्लिश फर्स्ट ईयर का लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 30। प्ले नंबर 2 का नाम है जी अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। छोटे से सियारे की सैर। छोटे से सियारे की सैर। बच्चों अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम को देखें तो सबसे छोटा सियारा जो आजकल कोट किया जाता है वो हमारी जमीन है। यानी कि आज जो है राइटर हमें बताएगा कि जमीन की अहमियत क्या है, कि जमीन पूरी कायनात में सबसे छोटा सियारा है, और उसकी सैर है जी। ये एक फिक्शन है, एक तसव्वुराती सबक है। राइटर यहाँ में कुछ मैसेजेस देना चाह रहा है इस फिक्शन के जरिए, इस तसव्वुराती इमेजिनरी कहानी के जरिए। तो बच्चों सबसे पहले तो प्ले की थीम देखेंगे। प्ले की थीम है जी हमारी, द थीम ऑफ प्ले ये है कि ये दुनिया हमारी बहुत छोटी है। अगर कायनात के साथ इसका मुआवजा किया जाए तो हमारी जमीन की कोई औकात, कोई वुसअत नहीं है पूरी कायनात के सामने, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर इतराते हैं, हम इसके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को शो करने की कोशिश करते हैं, और हम अपने आप को सबसे अफजल समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी खामख्याली है। उसके बाद जनाब इसकी थीम ये है कि आज का जो इंसान है वो नफ्सो नफ्सी का शिकार है, सेल्फिश है। उसे सिर्फ अपनी जात की पता है, दूसरों का कोई ख्याल नहीं है, और अपनी झूठी ताकतों पर, झूठी चीजों के ऊपर इतराता है। वो ये नहीं जानता कि वो आर्जी है इस दुनिया में, उसकी औकात बहुत थोड़ी है, उसकी जनाब ताकत बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसको कभी यकीन है, एक गुमान है कि उस जैसी ताकतवर और समझदार चीज दुनिया में मौजूद नहीं है। हालांकि इंसान और इस जमीन की कोई औकात नहीं है कायनात के सामने। ठीक है जी। तो इस चीज को, थीम को जाहिर करने के लिए राइटर ने ये सबक लिखा है जी। राइटर ने जो सबक लिखा है उसके मेजर कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मेजर कैरेक्टर्स में आता है मिस्टर स्पेल्डिंग। जब प्ले स्टार्ट होता है जी तो मिस्टर स्पेल्डिंग का कैरेक्टर सबसे सामने आता है जी। मिस्टर स्पेल्डिंग कौन है, किस टाइप का बंदा है, क्या करता है, और इस प्ले के अंदर उसका रोल क्या है। मिस्टर स्पेल्डिंग की अगर हम पहली खूबी निकालें तो ये एक सेल्फिश किस्म का बंदा है, चापलूस बंदा है, खुशामदी बंदा है। ठीक है जी, जो सिर्फ अपना ही फायदा चाहता है, मटेरियल चीजों पर यकीन रखता है, दुनियावी चीजों पर यकीन रखता है। और जनाब ये एक एफएम का शो का आरजे भी है, एंकर भी है, और ये हर वक्त चाहता है कि इसको फेम मिले, इसको शोहरत मिले, इसको पैसा मिले। ये एक शो करता है जी चैनल के ऊपर, एफएम के ऊपर, जो कि कोई भी सुनता नहीं है। रेडियो के ऊपर ये जनाब एक शो करता है, एंकर है, वहां का आरजे है जी, लेकिन इसका शो इवन के इसकी फैमिली भी नहीं सुनती। तो ये हमेशा कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके इसको कोई ऐसी खबर मिल जाए जिसकी वजह से इसका शो फेमस हो। ठीक है जी। मिस्टर स्पेल्डिंग के बाद कैरेक्टर आएगा मिसेस स्पेल्डिंग का, जो कि मिस्टर स्पेल्डिंग की बीवी है, जो कि एक बेजार सी औरत है, जो हर वक्त जनाब सिलाई कढ़ाई करती रहती है, और उसे फूलों की एक क्यारी बनाई हुई है, हर वक्त अपने उसी काम में मगन रहती है, उसको दुनिया का कोई ख्याल नहीं है। तीसरा कैरेक्टर आएगा हमारे सामने एलन स्पेल्डिंग। एलन स्पेल्डिंग जो है वो मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग की बेटी है। 19 से 20 साल एक नौजवान खूबसूरत लड़की है जी, और इसके ख्यालात अपने बाप से टोटली मुख्तलिफ है। वो पैसों को, वर्ल्डली चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देती, जबकि मोहब्बत और खलूस और प्यार पर यकीन रखती है। अगला कैरेक्टर हमारे सामने आएगा जी जॉन। जॉन एक लड़का है जी जो खेतीबाड़ी करता है। स्पेल्डिंग उसको एलन उसको पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मिस्टर स्पेल्डिंग नहीं चाहता कि एलन की शादी जॉन से हो। क्यों? क्योंकि स्पेल्डिंग चाहता है कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर बंदे से हो, किसी अच्छी फैमिली से हो, ताकि उससे उसको भी कोई फाइनेंशियल या उसकी ऑनर के अंदर कोई इजाफा हो सके, इसलिए वो अगेंस्ट है इस शादी के। अगला कैरेक्टर जो आ रहा है जी वो हमारे चैप्टर का, हमारे प्ले का सबसे मेन कैरेक्टर है जी क्रिटॉन नामी एक एलियन है। ठीक है जी। एलियन किसको कहते हैं जी? जो किसी दूसरे सियारे से आता है। हालांकि इनका वजूद तो नहीं है, वैसे कुरान के अंदर और इधर उधर हमारे पास कोई इसकी शबाहत अभी नहीं मिलती कि जमीन के अलावा किसी और जगह में जानदार या ऐसी चीज रहती है, लेकिन ये एक फिक्शन बनी हुई है। ये एक एलियन है जी जो मरीज से या किसी भी अपने सियारे से आया है, जमीन के ऊपर अपनी एक उड़न तश्तरी के अंदर बैठ
अपने सॉसर के अंदर बैठकर, फ्लाइंग स्पेस रॉकेट के अंदर बैठकर, वो इस टाइप की एक चीज है उसमें बैठकर वो जमीन पर आए। बेटा सबसे पहले तो हमने इसके पॉइंट निकालने कि क्रिटॉन का पर्पस क्या है, कि वो जमीन पर आया क्यों, ठीक है। पर्पस उसका ये है कि जमीन के लोग और जमीन उसे अच्छी लगती है, इसलिए वो यहाँ आना चाहता है और उनकी स्टडी करना चाहता है, उनके जनाब बिहेवियर देखना चाहता है, उनके वे ऑफ लिविंग देखना चाहता है, उनकी ट्रेडिशन देखना चाहता है और उनकी सिविलाइजेशंस को देखना चाहता है। इसीलिए जमीन के लोग हम कह सकते हैं कि उसकी हॉबी है, इसीलिए वो जमीन का विजिट करने आया है, इसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है। उसके अलावा ये बंदा जो है क्रिटॉन, ये जमीन वालों से टोटली डिफरेंट भी है। डिफरेंट क्यों है जनाब? इसके अंदर दो क्वालिटी है। एक तो ये कि ये रीड कर सकता है माइंड्स को, लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है, सुन सकता है, बताए बोले बगैर सुने बगैर वो बता सकता है कि कोई बंदा क्या सोच रहा है और उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उसके अलावा उसके पास कुछ और भी स्पेशलिटीज है, जैसे वो विदाउट इंस्ट्रूमेंट कोई भी काम कर सकता है, कोई भी फार्मूला लगा सकता है, कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट कर सकता है विदाउट किसी जनाब इक्विपमेंट्स के, बगैर किसी फार्मूलाज के, वो बैठे बैठे कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। यानी कि साइंटिफिकली तौर पर वो जमीन वालों से बहुत आगे है और उनकी सिविलाइजेशन जो है क्रिटॉन और उसके लोगों की, वो जमीन से बड़ी महज़िब है। वो लोग एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं, एक दूसरे के ख्यालात को भी देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं। और दूसरा ये कि वहां के लोगों को कहा गया है कि मौत नहीं आती, उनकी जिंदगियां बहुत लंबी है, ठीक है जी। उसके बाद जनरल पावर कौन है जी? जनरल पावर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जी, अमेरिका का। ये सबक दिखाया गया अमेरिका के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जी, ये आर्मी का बंदा है। यहाँ भी दिखाया गया है कि ये बंदा भी जो है ये भी सेल्फिश है और ये भी जो भी काम करता है ये मुल्क की भलाई के लिए या सेफ्टी के लिए नहीं करता, बल्कि अपनी प्रमोशन के लिए या अपने ग्रेड को अप करने के लिए ये सारा काम करता है। यानी कि बेसिक थीम यहाँ राइटर ने दिखाई है कि जमीन और जमीन के लोग अभी कमजोर हैं और वो अपने ऊपर ज्यादा इतराते हैं, अपनी ताकतों पर यकीन रखते हैं। उसके बाद ये है कि वो एक दूसरे की फीलिंग्स के अंदर डूब जाते हैं जी, और बहुत कम उम्र रखते हैं, ताकत भी कम रखते हैं, लेकिन इतराते ज्यादा हैं। और उसके बाद जनाबे वाला यहाँ एक थीम बताई गई है कि जमीन का इंसान जो है वो सेल्फिश है, हर किसी को अपने काम की पड़ी होती है, किसी के लिए वो कुछ भी नहीं करता। तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं जी। एक दफा होता यूं है कि क्रिटॉन जो है वो अपने सॉसर में, अपनी उड़न तश्तरी में बैठकर आसमान पर इधर से उधर घूम रहे हैं कि किस जगह उतरा जाए। सब लोग इसको देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर जब ये आया तो मुल्क के अंदर एक बोझाल आ गया, एक थरथल्ली मच गई जी, एक जनाब क्यूरियोसिटी जाग गई, इंटरेस्ट लोगों की हो गई, फेयर भी हो गया, लोग डर भी रहे हैं, तजस्सुस भी रख रहे हैं, दिलचस्पी भी ले रहे हैं कि ये उड़न तश्तरी क्या है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं, ठीक है जी। कोई समझ रहा है जी कि इसके अंदर कोई खलाई मखलूक है, कोई समझ रहा है जी कि दुश्मन मुल्क का इसके अंदर कोई जासूस है, कोई समझ रहा है जी कि इसके अंदर कोई बला है, कोई जिन है। इस तरह की बातें गर्दिश करना शुरू हो गई मुल्क के अंदर और पूरा मुल्क जो है वो खौफ के अंदर डूब गया। मिस्टर स्पेल्डिंग जो कि शो करते हैं जी रेडियो के ऊपर, जनरल पावर उसका दोस्त है। जब जनरल पावर ने देखा कि मुल्क के अंदर काफी खौफ और हरास फैल चुका है तो उसने स्पेल्डिंग को कहा कि आपने आज के अपने शो में ये अनाउंस करना है कि ये जो उड़न तश्तरी हमें नजर आ रही है आसमान के ऊपर, ये टूटे हुए सितारे के अलावा कुछ भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये एक टूटा हुआ शहाब साकिब है, इसके अंदर ना तो कोई बला है, ना ये उड़न तश्तरी है और ना ही इसके अंदर कोई एलियन मौजूद है। मिस्टर स्पेल्डिंग ने जनाबे वाला ये खबर नशर तो कर दी, लेकिन कुदरती तौर पर हुआ क्या कि ये उड़न तश्तरी गश्त करती 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 मिस्टर स्पेल्डिंग के ही घर के ऊपर मंडलाना शुरू हो गई। उस वक्त घर में जॉन भी है, एलन भी है, मिसेस स्पेल्डिंग भी बैठी हुई है और जनाब ये उड़न तश्तरी उड़ती उड़ती लैंड कर गई मिस्टर स्पेल्डिंग के ही घर के अंदर, ठीक है जी। ये लोग छत पे खड़े उसको देख रहे थे। मिस्टर स्पेल्डिंग ने रोका जनाब जॉन को नीचे जाने से, लेकिन जॉन ने कहा कि मैं नीचे जाकर जरूर देखूंगा कि इस चीज के अंदर है क्या, कोई बला है, कोई बंदा है, क्या है, मैं इसको फेस करने की कोशिश करूंगा। जनाबे वाला जब जॉन वहां जाता है तो देखता है कि उसके अंदर से एक इंसान नुमा बंदा निकलता है, लेकिन उसके कपड़े जो है वो भी कुछ पुराने दौर के हैं और उसका हुलिया भी पुराने दौर का है, क्योंकि वहां का दिन हमारी जमीन के कई दिनों के, कई सालों के बराबर है। जब क्रिटॉन अंदर से निकलता है तो इंसान नुमा चीज है तो स्पेल्डिंग उसको अंदर बुला लेता है, लेकिन आर्मी वाले और पूरे मुल्क वाले इस चीज से परेशान थे। उन्होंने अपने जनाब कुछ एलिमेंट्स लगाए हुए थे जो इसको वॉच कर रहे थे और वो इसको देखते देखते इसका पीछा करते करते पूरी आर्मी और जनरल पावर भी मिस्टर स्पेल्डिंग के घर के बाहर आ जाते हैं। क्रिटॉन जब अंदर जाता है, जब उनसे बातचीत होती है तो जनाबे वाला मिस्टर स्पेल्डिंग बाहर से खड़े जनरल पावर को इन्फॉर्म करते हैं कि वो जो चीज उड़न तश्तरी में थी वो मेरे घर में मौजूद है। जनरल पावर वहां पहुंचते हैं और अनाउंस करते हैं कि जनाबे वाला वो जो भी चीज है वो बाहर आ जाए, वरना मैं अंदर आकर उससे बातचीत करना चाहूंगा।
जब क्रीटोन बाहर नहीं जाता तो जनरल पावर जनाब अंदर जाता है और क्रीटोन से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वो कहता है जी बताओ कि क्या आप कोई जासूस हो या कोई जनाब हमारे दुश्मन हो या कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए। अगर तुम बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता है कि अमेरिका वाले बड़े ताकतवर लोग हैं और वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। क्रीटोन ने क्लियर कर दिया, उसने कहा जी मैं आपको कोई खतरा पहुंचाने नहीं आया, आप लोग मेरी हॉबी हैं, मैं आपकी यहाँ सैर करने आया और आप लोगों के बारे में सिर्फ जानते हैं। जनरल पावर अपनी ताकत के गरूर में उसे कहते हैं जी कि तुम ऐसे नहीं बताओगे, हम तुमसे खुद ब खुद उगलवा लेते हैं। जनरल पावर ने क्या किया जी, जनरल पावर ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि सबसे पहले जाओ और इसके रॉकेट की जो जिस चीज में ये बैठ कर आया उसकी तलाशी लो। क्रीटोन ने कहा जी कि जब मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएं और ना ही आप मेरी किसी चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जनाब मैंने आपको पहले बताया है कि क्रीटोन के अंदर दो क्वालिटीज हैं, तो वो लोगों के दिमाग सुन सकता है और दूसरा वो बैठे बैठे कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन जनरल पावर ना माना जी, उसने अपने जैसे सिपाहियों को भेजा, वो जैसे क्रीटोन की उड़न तश्तरी के नजदीक गए तो क्रीटोन ने वहीं से बैठे बैठे एक ना दिखने वाली शीशे की दीवार बनाई। ये सब लोग गए उस दीवार में टकराते हैं, वापस आ जाते हैं, बड़ा परेशान होते हैं और आगे जनरल पावर को कहते हैं कि जनाब इसने कुछ ऐसा फार्मूला वहां लगाया है कि हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही और जैसे हम आगे जाते हैं तो वहां एक शीशे की दीवार है जो हमें आगे जाने नहीं देती। जनरल पावर ने क्रीटोन से पूछा कि बताओ तुमने ये सब कैसे किया। उसने कहा जनाब मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग आपसे साइंटिफिकली तौर पर बहुत आगे हैं, ताकत में भी आपसे ज्यादा हैं और आपके मुकाबले में हमारी उम्रें भी ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग तशद्दुद नहीं करते, वायलेशन नहीं करते रूल्स की, इसीलिए ना आप मुझे तंग करें तो ना मैं आपको तंग करूंगा। उसने कहा नहीं, तुम अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा क्योंकि ये मेरे मुल्क के दिफा की बात है। क्रीटोन ने कहा जनाब जहां तक आपके मुल्क के दिफा की बात है मैं सब जानता हूं कि आप मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं और मिस्टर स्पेल्डिंग मुझे घर में क्यों रखना चाहते हैं। वो कहते हैं जनाब आप मुझे इसलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो जाए। जब जनरल पावर ये सुनता है तो इंप्रेस होता है। क्यों इंप्रेस हुआ जी? क्योंकि ये तो चीज अभी उसके दिमाग में चल रही थी। उसने कहा तुम्हें कैसे ये पता चल गया? क्रीटोन ने कहा जनाब कि हम लोगों के दिमाग भी सुन सकते हैं और हम दिल की बात भी जान सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर साइंटिफिकली काफी सारी एडवांसमेंट है आपके मुकाबले में। मिस्टर स्पेल्डिंग चाहते हैं कि मैं उनके घर में मेहमान बन के रहूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी खिदमत करना चाहते हैं बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो अपने शो में मुझे इंट्रोड्यूस करवा के फेम हासिल कर सके। ठीक है जी। उसने कहा कि तुम लोग जो जमीन के लोग हो ये सारे सेल्फिश हो, अपनी जात के लिए सोचते हो, कमजोर तितलियों की मानिंद हो, लेकिन अपने आप को बड़े बड़े पहाड़ समझते हो जो किसी भी लम्हे खत्म हो सकती हैं। एक छोटी तितली के से ज्यादा तुम्हारी ताकत नहीं है। और साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो हम लोग तुमसे बहुत आगे हैं और ताकत के हिसाब से भी देखा जाए तो हम लोग तुमसे बहुत आगे जा चुके हैं। ठीक है जी। लेकिन जनाब मिस्टर स्पेल्डिंग और जनरल पावर की बात सुनकर गुस्से में आते हैं, क्रीटोन के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की। लेकिन क्रीटोन के पास जैसे ही आते हैं क्रीटोन फिर एक शीशे की दीवार बनाता है, ये सब लोग उसमें टकराते हैं और वापस गिरना शुरू हो जाते हैं। क्रीटोन एट द एंड कहते हैं जी कि पहले तो मैं आया था आप लोगों के प्लेनेट की सैर करने, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब आपके ऊपर हुकूमत करूंगा और आपकी पूरी दुनिया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत करूंगा। राइटर ने यहाँ एक छोटे से पॉइंट में हमें समझाया कि देखिए एक बंदा आया कहीं से जो हमसे थोड़ा सा ताकतवर है तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। इवन के अमेरिका जैसी कौम जो अपने आप को सुपर पावर कहती है वो भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। तो राइटर ने यहाँ इंसान को बताया है कि अपनी लिमिट्स में रहे। अभी वो इतना आगे नहीं गया कि अपने आप को ताकतवर या सुपर पावर कहना शुरू कर दे। एक्चुअली ये हिट किया गया है अमेरिका के ऊपर जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं कि वो अभी इतना भी सुपर पावर नहीं बना। उसे इंसानी ख्यालात का भी सोच रखनी चाहिए, लोगों के जज्बात, लोगों की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना चाहिए, इंसानी हकूक का ख्याल भी रखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ ये भी बताया राइटर ने कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए जी, जो भी काम करें वो दिल से करें और अपने लिए ना सोचें बल्कि सारों के लिए हमें सोचना चाहिए। तो बच्चों एक छोटी सी फिक्शन स्टोरी के अंदर राइटर ने हमें कुछ सबक देने की कोशिश की। ये हमारा लास्ट प्ले था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा यूज ऑफ वर्ब के हवाले से जो कि होंगे टेंसेस, वो मैं आपको थॉरोली करवाऊंगा 0 से लेकर एंड तक। इंशाल्लाह ताला उस पर वर्क करेंगे तो हमारी ग्रामेटिकल पोर्शन भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं ग्रामर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।